Good evening, students. How are you? I hope fit and fine. Okay. In the previous chapter classes, you have learned two important chapters of parts of speech, and I hope you have clearly understand. Before we discuss the next chapter, I want to teach a very important chapter named figure of speech. This chapter is very important for those students who is preparing for the board examination. So, before I discuss the next chapter, we will learn about the figure of speech. In this chapter, I will tell you about what is a figure of speech, their types, uses, everything. Okay, let's start your class. फिगर ऑफ स्पीच. सबसे पहले हम ये जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता क्या है. फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में कहा जाता है अलंकार. जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं अलंकार, अलंकार भी कई प्रकार के हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार. वैसे ही इंग्लिश ग्रामर में किसी भी पोएट्री, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, पद्य, की शोभा को बढ़ाने के लिए हम एक ऐसे वर्ड को यूज करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, अलंकार. क्लियर. जैसे आप को एग्जांपल दें तो जैसे कोई स्त्री है या पुरुष है, वो अपनी खुद को बढ़ाने, शोभा बढ़ाने के लिए, सुंदरता को दिखाने के लिए क्या करता है, आभूषण पहनते हैं, मेकअप करते हैं. ठीक है. तो वैसे ही जैसे एक मनुष्य होता है अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अलंकार या आभूषण, मेकअप, जो भी है. वैसे ही हम इंग्लिश पोएट्री को की शोभा को बढ़ाने के लिए, इसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक ऐसे वर्ड का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच. यानी वो साधारण सा जो लाइन है पोएट्री का, वो एक स्पेशल इफेक्ट हो जाता है जिसे समझना बहुत ही आसान हो जाता है. यानी ऐसे दिखाया जाता है कि बहुत ही आकर्षक है. ए फिगर ऑफ स्पीच अ डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी ऑफ वर्ड्स विथ अ व्यू टू इंक्रीजिंग दियर इफेक्ट. जैसा कि इसके डिफिनीशन से ही पता चल रहा है, फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा वर्ड, एक सामान्य सा वर्ड जिसके लेकिन व्यू को क्या कर, इफेक्ट को बढ़ाने के लिए हम एक ऐसे वर्ड को यूज करते हैं. उसी वर्ड को हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच. तो अब हम इसके टाइप्स को जानेंगे, इसमें क्या क्या होते हैं. जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, वैसे ही हिंदी में और इंग्लिश ग्रामर में भी होता है. सिमली होता है, मेटाफोर होता है और पर्सनिफिकेशन होता है. यानी ऐसे कई प्रकार के आपके फिगर ऑफ स्पीच भी होते हैं. क्लियर. तो इंग्लिश ग्रामर में इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है. अगर आप इसे समझ लेते हैं अच्छे से, तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ते समय जो आप पोएट्री पढ़ते हैं उसमें, क्योंकि छोटे शब्दों में बहुत बड़ी चीज़ें छिपी होती है. यानी जैसे आप पढ़े होंगे सागर में गागर, गागर में सागर भरना, तो वैसे एक छोटे से वर्ड में ही एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य छुपा होता है. तो आपको उसे एक्सप्लेन करना होता है. इफ यू नो दिस अ फिगर ऑफ स्पीच, देन यू कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग. So we are in this class we will teach about figure of speech. Clear? Okay, let's start about their types. Figure of speech. जो फर्स्ट टाइप है वो है सिमली. क्या है? शिमली. शिमली का हिंदी मतलब होता है उपमा अलंकार. तो आइए जानते हैं शिमली के बारे में. पहला जो अलंकार आपका है सिमली, वो क्या होता है, उपमा. उपमा मतलब कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स. यानी कोई दो ऑब्जेक्ट होंगे, दो चीजें होंगे, दो व्यक्ति होंगे, उनमें क्या होगा, अलग अलग लेकिन होने चाहिए वो. यानी कोई दो चीजें अलग अलग हैं, उनके बीच में तुलना किया जाता है कि वो पहली चीज उस दूसरे चीज के जैसी है. क्लियर. यानी कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग का मतलब कोई दो अलग अलग चीजें हैं, उनमें क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है कि वो जो चीज है, पहली चीज, वो दूसरे के जैसे है. इसमें आपको पहचान के लिए क्या होगा, एज या लाइक मिलेगा. एज या, पहचान के लिए क्या होगा वर्ड में, क्योंकि वो क्या बताएगा कि वो उसके जैसा है. ठीक. तो एज या लाइक ही प्रयोग होगा. एज या लाइक दिखाया जाएगा कि राम इज लाइक एज
लायन यानी राम शेर के जैसा है। यहाँ पर अब राम एक व्यक्ति है और शेर क्या है, एक जानवर है, तो इनके बीच में क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। क्लियर। तो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, सिंपली समझ में आया कि कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग का मतलब किसी दो अलग अलग चीजों के बीच में हम तुलना करेंगे। एग्जाम्पल के जैसे समझ लेंगे, आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं जैसे। ओके, तो आप इन सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें। मैंने कहा कि जो सिमिली होता है वो अलग अलग दो चीज़ों के बीच में तुलना दिखाता है, कंपेरिजन करता है। तो पहला है आपका एग्जाम्पल, द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। अब कह रहा है कि जो ग्रेट खली है, कोई व्यक्ति है, वो लुक्स दिखता है एज स्ट्रॉन्ग एज यानी इतना मजबूत जैसा कि कोई बैल। यानी यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हो गई। अब इनके बीच में ये तुलना दिखा रहा है, खली जो है वो एक बैल के जैसे ही मजबूत है। क्लियर। तो ये जो एज स्ट्रॉन्ग एज है, ये आपका क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, एज स्ट्रॉन्ग एज। ये बता रहा है कि ये इनके बीच में तुलना की जा रही है। क्लियर। तो यहां पर कौन सा अलंकार हुआ, शिमली, यानी फिगर ऑफ स्पीच कौन सा प्रयोग हुआ है, शिमली। आप अगला देखिए, आफ्टर द एग्जामिनेशन द स्टूडेंट्स फेल्ट एज लाइट एज फीदर। अक्सर क्या होता है, बच्चे जब एग्जाम खत्म होता है तो वो एकदम फ्री महसूस करने लगते हैं खुद को, यानी ऐसा लगता है सर का बहुत बड़ा बोझ खत्म हुआ। तो आफ्टर द एग्जामिनेशन, एग्जाम खत्म होने के बाद बच्चों ने खुद को इतना हल्का महसूस किया जैसे कोई पंख। अब यहाँ पर पंख और बच्चों के बीच में क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है ना। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग हुआ है, शिमले। क्लियर। तीसरा देखो, माई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड। मेरा जो हृदय है वो किसी गाते हुए पंछी के जैसा है। अब वो पंछी तो है नहीं ना, लेकिन उसके जैसा है, दिखा रहा है। तो यहाँ कंपेरिजन हो रहा है। अगला, द ग्लो ऑफ हिज फेस वॉज एज ब्राइट एज सनशाइन, यानी उसके चेहरे की जो चमक है ऐसी है जैसे सूर्य का चमक, सूर्य की प्रकाश। तो यहाँ पर जितने भी आपको एग्जाम्पल्स मिले हैं वो सब क्या हो रहे हैं, किसी दो अलग अलग चीजों के बीच में एक तुलना दिखाया जा रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यानी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, शिमली। तो अब आप अच्छे समझ गए होंगे कि शिमली क्या है, कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग। ये आप समझ लीजिए कि आपको दो अलग अलग चीजों में आप कंपेरिजन करना है और उसके जैसा ही दिखाना है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है आपका मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार। क्लियर। ये सेम ही ऐसे होता है एन इम्प्लाइड शिमली, यानी सिमली के जैसा ही। बस अंतर ये होता है इसमें कि यहाँ जो सिमली था उसमें दो अलग अलग चीजों को उसके जैसा दिखाया जाता था। क्लियर। लेकिन जो मेटाफर है वो उसका जैसा दिखाने के बजाय वो उसी को बताता है। यानी जैसा भी उसमें था कि राम शेर के जैसा है, लेकिन मेटाफर क्या होगा, राम शेर है। यानी जिससे तुलना कर रहे हैं वो तुलना करने के बजाय वही चीज को मान लेते हैं, उसी चीज को मान लेते हैं। जैसे आपने समझा कि राम शेर के जैसा है, ये सिमली, लेकिन राम शेर है, राम शेर है, ये क्या है, रूपक यानी मेटाफर। क्लियर। आपको एग्जांपल्स के माध्यम से समझाते हैं। जैसे अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनके द्वारा समझते हैं। तो आप फिर से एक बार समझ लीजिए कि मेटाफर में क्या होता है, जिस चीज से तुलना करते हैं वह हम उसी को ही मान लेते हैं। यानी यहाँ पर उसके जैसा नहीं दिखाते बल्कि वही चीज हम मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप देखें, माई टीचर इज एन एंजल। अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है, जो मेरे अध्यापक हैं मेरे लिए भगवान है, दूत है। लेकिन ये तो नहीं कह रहा ना कि मेरे अध्यापक मेरे लिए दूत के जैसे हैं, ये नहीं कह रहा है, बल्कि कह रहा है माई टीचर इज एन एंजल, मेरे अध्यापक दूत हैं या भगवान हैं। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, आपका हृदय सोने का है। ये नहीं कह रहा सेंटेंस कि आपका हृदय सोने के जैसा है। क्लियर। ये सेंटेंस में आपका एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, आपका हृदय सोने का है। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट क्या है, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कहते हैं ना रेगिस्तान का जहाज। तो उसे मानते नहीं बल्कि उसे कहते है, वो शिप उसे कहते हैं ना, हम ये नहीं मानते मान रहे हैं कि वो जहाज है,
बल्कि उसे कहते हैं कि से ऊंट क्या है, रेगिस्तान का जहाज। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री, यानी जो दोस्ती है वो क्या है, एक छायादार वृक्ष है, ना कि छायादार वृक्ष के जैसा है, बल्कि क्या है कि फ्रेंडशिप एक छायादार वृक्ष है। लाइफ इज बेड ऑफ रोजेज, जो जीवन है वो क्या है, एक गुलाब यानी फूलों का बिस्तर है। ये ऐसा इस सेंटेंस में नहीं कहा जा रहा है कि उसके जैसा है, बल्कि वो वही चीज है जिससे तुलना कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर टीचर को किससे तुलना किया गया, एंजल को, और यू को गोल्ड, हार्ट ऑफ गोल्ड से, उसके हृदय को सोने से तुलना किया गया है, ऊंट को रेगिस्तान के जहाज से। यहाँ पर कंपेरिजन किया जा रहा है, लेकिन वो उसी चीज को बता रहा है कि वो वही है, उसके जैसा नहीं। क्लियर, मेटाफर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं अपना। और जो बच्चे आज पहले दिन देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से मिल जाए। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार आप हिंदी में जानते हैं उसे अच्छे से, एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, यानी आपका जो पहला कॉन्सोनेंट साउंड है वो बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, होता जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर देखें तो पहला क्या है, बट्टी बाट बटर बट बटर वाज नॉट बेटर। बट्टी ने बटर खरीदा लेकिन जो बटर था वो क्या था, अच्छा नहीं था। यहाँ पर आप देख रहे हो जो पहला कॉन्सोनेंट वर्ड है बी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी बार बार क्या हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है। हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड मतलब बार बार जब कोई शब्द की बार बार रिपीट हो कोई लेटर और वो भी कॉन्सोनेंट, तो वो क्या होगा, एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच का जो तीसरा पार्ट है आपका एलिट्रेशन, वो यही बताता है कि कोई भी से वर्ड है वो भी कॉन्सोनेंट साउंड है, वो बार बार रिपीट होता है, तो वो क्या होता है, एलिट्रेशन। बट्टी बाट बटर बट बटर वाज नॉट बेटर। दूसरा देखें, माई डियर डियर इज डियर। यहाँ पर डी की जो आवृत्ति है बार बार आ रहा है, पहला जो डियर है वो प्यारा, और दूसरा डियर हिरण, तीसरा भी डियर प्यारा है, यानी मेरा प्यारा हिरण बहुत प्यारा है, इस डियर प्यारा है। तीसरा है लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची। यहाँ पर बार बार एल क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची। सिप शुड स्लिप इन सेड। अब यहाँ पर बार बार क्या रहा है, एस की आवृत्ति हो रही है, यानी भेड़ को कहाँ सोना चाहिए, किसी छांव में। सिप शुड स्लिप इन अ शेड। जैसे आप हिंदी में कहते हो ना वाला, पके पेड़ पे पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, बार बार यहाँ पर क्या आ रहा है, पा की आवृत्ति हो रही है ना, बस सेम वही। क्लियर, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड एग्रेशन, यानी जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बताना या फेंकना कुछ भी। वो आप फिल्मों के गाने देखते हैं ना, सुनते हैं ना, उसमें कितना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि चांद तारे तुम्हारे लाके कदमों में बिछा दूंगा। भाई चांद तारे कैसे बिछा देगा तू, है अमावस्या पूर्णिमा कैसी होगी फिर। तो ये जो बढ़ा चढ़ा के जब किसी बात को करते हैं, यानी जितना ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा जब बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, तो क्या होता है, हाइपरबोल। गाने तो सुने होंगे ना आप सब ने, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। भाई ना आंखें थोड़े ना झील सी होंगी, क्या डूबना है उसमें। तो उसको क्या बता रहे हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा करके। जब बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे रिक्वायर्ड उससे कहीं ज़्यादा, तो वो क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, ये जो चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं सब बढ़ा फेंक के कर नहीं पाएंगे ऐसा। उसे एक आकर्षण मतलब दिखाने के लिए, इफेक्टिव दिखाने के लिए, आपको अच्छा तभी तो लगेगा ना। बात समझ रहे हैं। अगर वो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन या बढ़ा चढ़ा के इसमें हाइपरबोल ना यूज़ करें तो आपको अच्छा कैसे लगेगा। सीधे ही बता दें ऐसे सच तो थोड़े ना किसी को अच्छा लगेगा, तारीफ तो करनी पड़ेगी तो कुछ। तो वही होता है हाइपरबोल। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे हाइपरबोल को।
सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, यानी वह इतना रोई कि आंसुओं का समुद्र भर गया। सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, क्या वो सच में इतना रोए कि आंसुओं का समुद्र भर गया? फेंका ही तो जा रहा है ना, मतलब बढ़ा चढ़ा के तो बताया जा रहा है ना, फिर भी आपको लगेगा वाह मतलब वाकई में बहुत ज़्यादा रोई। आप ये समझोगे कि वाकई में वो बहुत ही ज़्यादा रोई है। क्लियर? लेकिन वहां पर आपको ये दिखाने के लिए वो सीधे नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा रोई, बल्कि ये कह रहा सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, आप समझ जाओगे वाकई में बहुत ज़्यादा रोई है, लेकिन ये बढ़ा चढ़ा के तो बताया जा रहा है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? हाइपरबोल। अगला आपका जो एग्जाम्पल है, आई कैन ब्रिंग स्टार्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए तारे ला सकता हूँ। क्या वाकई में ला सकता है भाई? सहस्त्र भाव थोड़े ना हो राक्षस कि जाके हाथ फैलाओगे और तुम्हारे हाथ में चांद तारे आ जाएंगे, नहीं हो सकता। ये भी क्या, लेकिन किसी की तारीफ में आप बात कर रहे हो, आई कैन ब्रिंग स्टार्स फॉर यू, वो भी खुश हो गई है। तो क्या होता है, लाइन आपकी अच्छी हो गई, आप तारीफ कर दिए किसी की, लेकिन वाकई में क्या आप ला सकते हो? नहीं। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो? हाइपरबोल दे रहे हो। क्लियर? ही वुड मूव माउंटेन फॉर मी, वो मेरे लिए पर्वत खिसका सकता है। बताओ, क्या वाकई में वो पर्वत खिसका सकता है? नहीं। लेकिन वो क्या कह रहा है कि वह मेरे लिए पर्वत खिसका सकता है। कहने के लिए तो बोल दिया, भले भले ने थोड़े ना जा कर रहा है करने। माई ब्रदर इज टॉलर द कुतुब मीनार, मेरा भाई कुतुब मीनार से भी लंबा है। लो, आपके घर में या परिवार में कोई बहुत लंबा होगा तो आप उससे क्या कहते होंगे? कुतुब मीनार के जैसा है कुतुब मीनार। तो लेकिन वो कुतुब मीनार जितना थोड़ा लंबा है, लेकिन आप उसे बता तो रहे हो, बढ़ा चढ़ा के दिखा तो रहे हो कि कुतुब मीनार है। आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स अबाउट दिस, मैंने तुम्हें इसके बारे में हजारों बार बताया है। क्या आप उससे बताते समय गिन रहे थे कि 1000 हो गया? नहीं ना, एक दो बार बोले वो हो गया। आप जब कहोगे कि मैंने तुम्हें सैकड़ों हजारों बार बताया, तुमने सुना ही नहीं। क्लियर? तो ये क्या होता है, आप जब बढ़ा चढ़ा के बात करते हो तो क्या होता है, वो हाइपरबोल होता है। आप अक्सर फिल्मों के जो गाने सुनते होंगे, आपने हमेशा अगर गाने सुने हो तो देखा होगा कि गाने जो होते हैं वो हमेशा हाइपरबोल ही यूज किया जाता है। जो अलंकार होता है, नहीं फिगर ऑफ स्पीच होता है, वो इसीलिए प्रयोग किया ही जाता है ताकि वो लाइन क्या हो, सुंदर हो। सच्चाई क्या है डजेंट मैटर, लेकिन वो लाइन क्या होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। क्लियर? एक जैसे गाना आपने सुना होगा कि छोड़ो, मुझे गाना नहीं। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। तो क्या वाकई में वो जाके सितारे बिछा देगा? नहीं। लेकिन ये लाइन क्या हो गई कि अगर हाथ मेरे सितारों तक जाते तो लाके मैं कदमों में चांद तारे बिछाता। लेकिन लाइन तो अच्छी लग गई ना, तो उसे अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपका है पर्सनोफिकेशन। पर्सनोफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, यानी कि कोई भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट है या निर्जीव चीज है, उसको हम जब सब्जेक्ट सजीव मान लेते हैं। क्लियर? यानी कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, हम जब उसको सजीव मानकर चलते हैं कि वो कोई इंसान के, ह्यूमन बीइंग के टर्म में यूज किया जाता है, तो वो क्या होता है, मानवीकरण, यानी मानव के जैसा। इन पर्सनोफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन हैविंग लाइफ, यानी उसमें उन लाइफलेस चीजों में हम क्या ढूंढ दिखाते हैं कि उसमें लाइफ है। क्लियर? यानी सजीव चीज, निर्जीव चीजों को हम सजीव मान के चलते हैं कि उसके जैसा वो काम कर रहा है। ठीक है? तो वो क्या होता है, मानवीकरण। बात समझ में आई? फिर से एक बार देख लेते हैं। यानी जो पर्सनोफिकेशन होता है, मानवीकरण होता है, वो क्या होता है, कोई भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट है या अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, यानी भाव हैं या विचार हैं, जब उसका प्रयोग हम किसी ऐसे चीज में करते हैं जिससे वो दिखाता है कि इसमें लाइफ है, यानी ह्यूमन बीइंग के टर्म में यूज करें। अब जैसे जीवन किस में है, पौधों में है, मनुष्यों में है, ठीक। अब और पत्थर में तो है नहीं ना, या कोई भाव में तो है नहीं ना, तो उसे हम एक जीव के टर्म में, यानी जीवन के टर्म में दिखाते हैं, यानी उसमें सजीवता दिखाते हैं। तो वो क्या हो जाता है, पर्सनोफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, पहला जो है लव इज ब्लाइंड। वैसे तो अंधा कौन होता है? इंसान होता है, मनुष्य होता है, यानी ह्यूमन बींग्स होते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिखा रहा है? प्यार अंधा है, लव इज ब्लाइंड। क्लियर? तो ये कौन सा, यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? पर्सनिफिकेशन। अब आप समझ गए होंगे। दूसरा है द फायर सॉलोड द एंटायर फॉरेस्ट, यानी आग ने पूरे जंगल को निगल लिया। वैसे तो निगलता कौन है, नहीं खाता कौन है? इंसान खाता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ आग जो है क्या कर रही है? पूरे जंगल को निगल जा रही है, नहीं खा जा रही है। वो आग राक्षस तो है नहीं ना, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है? किसी इंसान के जैसे उस पूरे जंगल को क्या कर रही है? निगल रही है, खा रही है। क्लियर? दूसरा सेंटेंस है आपका द मून स्माइल्ड अपॉन रिवर, जो चंद्रमा है वो क्या कर रहा है? जो चंद्रमा है वो क्या कर रहा है? स्माइल कर रहा है। किस पर कर रहा है? किस पर कर रहा है? एक नदी पर। वैसे तो मुस्कुराता कौन है? इंसान। फिर भी ये चंद्रमा को दिखाया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है? नदी पर स्माइल कर रहा है, नदी को देख करके। तो यहाँ पर जो मून है उसको लाइफलेस है, उसको हम क्या कर रहे हैं? एक लाइफ दिखा रहे हैं उसमें कि वो क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है। क्लियर? अगला आपका जो है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, यानी जो अवसर होता है वो सिर्फ एक ही बार दरवाजा खटखटाता है, फिर दोबारा नहीं। तो दरवाजा कौन खटखटाएगा? अब अवसर तो खुद ना आके, उसके दो कान है, चार पैर है, वो चल के आया और खटखटाया दरवाजा, वो नहीं खटखटाया। बल्कि वो हम उसके रूप में दिखा रहे हैं कि जो अवसर है वो दरवाजा एक ही बार खटखटाता है। क्लियर? ए लाई हैज नो लेग्स, यानी पैर, झूठ के पैर नहीं होते। तो पैर कहाँ होते हैं झूठ के? पैर तो इंसानों के होते हैं। क्लियर? तो ये जो दिखाया जा रहा है इन सब चीज़ों को एक ह्यूमन बीइंग टर्म के रूप में, एक लाइफ के रूप में, तो यही होता है पर्सनिफिकेशन। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलते हैं नेक्स्ट आपका फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास। अब विरोधाभास कैसे? यानी जब कोई किसी एक ही चीज में, यानी किसी एक ही चीज में दो अलग अलग क्वालिटी हो, लेकिन वो क्या उनसे डिफरेंट हो, विरोधाभास हो, उसे कहते हैं ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग, यानी किसी एक ही चीज में दो अलग अलग विपरीत क्वालिटीज होती हैं जब, तो उसे ही क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। बात समझ में आई? यानी किसी एक ही वस्तु या एक ही चीज में दो अलग अलग क्वालिटी हो तो क्या होता है? उनमें विरोध होता है। यानी अगर आप अच्छे भी हो और बुरे भी, तो क्या हुआ? अलग आपकी क्वालिटी हुई ना। अगर कैसे जैसे कहें कि तुम भाई अच्छे भी हो और बुरे भी, तो आप ही के अंदर मैं दो अलग अलग क्वालिटियां देख रहा हूं ना। पहला तो अच्छा देख रहा हूं, दूसरा बुरा देख रहा हूं, तो हो गया ना ये ऑक्सीमोरन। तो वैसे ही अगर आप एग्जांपल्स देखें, ही इज रेगुलरली इरेगुलर, यानी वह नियमित रूप से अनियमित है। रेगुलरली रेगुलर। क्लियर? ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है, एंड हैविंग नथिंग, फिर भी कुछ नहीं है। हो रहा ना विरोध? उसके पास सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। लाइफ इट इज अ बेटर स्वीट, लाइफ क्या है? कड़वा और मीठा भी है। तो कैसे, मतलब मीठा भी और कड़वा कैसे हो सकता है? तो उसमें क्या विरोधाभास हो रहा है ना। एक ही जीवन में ही हम दो अलग अलग क्वालिटियां देख रहे हैं, ये दोनों में लेकिन क्या है? डिफरेंट है। तो ये विरोध है। इट इज एन ओपन सीक्रेट, या खुला हुआ रहस्य। तो कैसे रहस्य हुआ? मतलब खुला भी है और रहस्य भी है। तो कैसे? ये क्या है? एक ऑक्सीमोरन है, विरोध हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर जितने भी ये वर्ड्स हैं ये क्या है आपके? यही आपके ऑक्सीमोरन्स हैं, यानी विरोधाभास, यही तो दिखा रहे हैं ना। क्लियर? समझ में ऑक्सीमोरन? क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका अगला जो है अपॉस्ट्रोफी की। नेक्स्ट जो है आपका अपॉस्ट्रोफी, यानी संबोधन। संबोधन से ही पता चल रहा है किसी को संबोधित करना। क्लियर? यानी किसी को बुलाना। तो क्या कह रहा है? एन अपॉस्ट्रोफी इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द absent और टू द पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। यानी अपॉस्ट्रोफी ऐसा ये अलंकार होता है जिसमें किसी मृत, अनुपस्थित या मानवीकरण, यानी पर्सनिफाइड, मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को क्या करता है? संबोधित करता है।
क्लियर? वो एड्रेस करता है यानी संबोधित करता है किसको? किसी मृत या अनुपस्थित या मानवीकृत किए गए विचार या वस्तु को। क्लियर? संबोधित करता है, बुलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें, जो है नहीं उसको उसके बारे में वो क्या करता है? संबोधित करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं जैसे, और वहां पर आपको एक एपोस्ट्रोफी एक्सक्लेमेटरी मार्क भी मिलेगा, जैसे ओ गॉड, ओ गॉड वेयर आर यू। अब भगवान तो अनुपस्थित है ना, वो तो हर जगह है, लेकिन दिखते हैं नहीं। तो क्या कह रहा है? ओ गॉड वेयर आर यू, हे भगवान तुम कहाँ हो? भगवान को संबोधित कर रहा है ना। तो यही है क्या आपका एपोस्ट्रोफी, ओ गॉड वेयर आर यू। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ओ डेथ कम सून। अब मृत्यु के 4 पैर हैं, हाथ तो है नहीं, वो चल के आ जाएगी, उसको तो जब आना है वो तो आएगी ही। फिर भी वो क्या कर रहा है? उसको एक सजीव मान करके बुला रहा है, ठीक है, संबोधित कर रहा है। ओ डेथ कम सून, हे मृत्यु जल्दी आओ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर। ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर। अब वो किसी, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता होता है, स्वतंत्रता सबको प्रिय है। अगर अभी आपको किसी पिंजड़े में कैद कर दिया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? डू यू लाइक दिस? नो, सभी को स्वतंत्रता प्रिय है। तो वैसे ही कोई कैद व्यक्ति है, वो देख रहा है सबको घूमते टहलते, फिर भी वो बंद है, तो वो कह रहा है ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, यानी हे स्वतंत्रता। वो संबोधित कर रहा है स्वतंत्रता को कि तुम इतनी प्यारी क्यों हो। अब आपको संबोधन समझ में आ गया होगा, क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका है ओनोमोटोपोइया, यानी ध्वनि सूचक, यानी ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसपे हम किसी आवाज को क्या करते हैं? सुनते हैं, और उसके आवाज से हम वो मीनिंग निकालते हैं वो किसकी आवाज है। क्लियर? जैसे सबकी अपनी अपनी क्या है, एक साउंड होती है, आवाज होती है। जैसे ये मेरी आवाज है, आप कहीं भी सुनोगे तो आप जान जाओगे कि मैं बोल रहा हूं। क्लियर? तो वैसे ही हर एक चीज, यानी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबकी अपनी क्या है, साउंड है। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं बोलती है, कुत्ता भौंकता है, मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं, सबकी क्या है, अपनी अपनी एक आवाज है। तो उसी आवाज को सुन करके यानी क्या करते हैं, हम उसके सेंस को निकालते हैं कि ये आवाज किसकी है। और ये हम किस में पढ़ते हैं? ओनोमोटोपोइया में। ठीक, जैसे इन फिगर आप तो समझ ही गए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग, यानी जो साउंड होती है वो हमें उसके भाव और उसका अर्थ बताता है कि वो आवाज किससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई बेबल ऑन द पेबल्स, यानी बेबल का मतलब होता है कल कल की आवाज। यानी कोई जब नदी बहती है, जब पत्थरों पे टकराती है, कंकड़ों पे बहती है, तो क्या कैसी आवाज आती है? कल कल की। ठीक, तो वही ये बेबल क्या है? एक ध्वनि है, किसकी? नदी की, जब वो किसी कंकड़ पे या पत्थरों पर होकर जाती है। क्लियर? दूसरा है बीज हम, जो मधुमक्खियां होती हैं यानी मक्खियां होती है, वो हम मतलब भिनभिनाना, वो क्या करती हैं? हम करती हैं, हमिंग होता है ना। और द कैट म्यूज, बिल्ली म्याऊ करती है, ये भी क्या उसकी साउंड है, आवाज है। द स्नैक हिसेस इन द बस, यानी जो सांप है वो झाड़ियों में क्या कर रहा है? हिश कर रहा है, जो फुफकारते हैं उसको क्या बोलते हैं? हिश। वैसे ही जितने भी साउंड्स हैं, जब उसका प्रयोग हम किसी पोएट्री में या लिटरेचर में करते हैं, वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? ओनोमोटोपोइया। क्लियर? तो ये इतने आपके फिगर ऑफ स्पीच थे। आपको वीडियो कहीं नहीं मिस करना, पूरा देखना है जिससे आप अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि ये फिगर ऑफ स्पीच चैप्टर है, ये बोर्ड के एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्वेश्चन 4 नंबर का तो आना ही आना है, तो आप इसे कभी मिस ना करें, इसे अच्छे से पढ़ लें। इसीलिए मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट अब बचे हैं, नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो पढ़ा था, उसको अभी छोड़ करके मैंने ये कुछ बच्चों की
कि डिमांड थी कि सर ये पर बता दिया जाए, समझ में नहीं आया है क्या है फिगर ऑफ स्पीच। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को अभी एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूँ, तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अगर फिर भी आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। आपको अब जाते जाते कुछ क्वेश्चंस देते हैं। आपको उस क्वेश्चंस में फिगर ऑफ स्पीच क्या करना, पिक आउट करना है कि उसमें सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज है। क्लियर? तो हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको। ये आपके कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको क्या करना है, पुट पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच द फॉलोइंग, यानी इस सेंटेंस में आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है वही आपको पॉइंट करना है। क्लियर? कुल 8 सेंटेंस हैं आपके। इन सभी 8 में जितना अभी आपने पढ़ा उन्हीं से दिया गया है, आपको इन्हीं को पॉइंट करना है। क्लियर? करके आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें, जिससे हम देख सकें कि आपने हल किया। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसे सॉल्व जरूर करेंगे। क्लियर? जैसे पहला है, ही इज़ अ मैन ऑफ आयरन विल, हिज लैंग्वेज इज स्वीट एंड लाइक हनी, स्वीट बिटर टीयर्स फॉलोड फ्रॉम हर आईज, स्वीट थेम्स रन स्विफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। यहाँ थेम्स जो है नदी कह रहा है। सी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द माइंड ऑफ आवर सॉन्ग, एनएक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, एनएक्सिटी का मतलब चिंता। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, द मोर हैस्ट द लेस स्पेंड। क्लियर? ये इतने 8 क्वेश्चन है आपके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जितना भी आपने पढ़ा आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद, थैंक यू।